हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में लगभग 80 प्रश्न हो चुके हैं और इसके आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें 80 प्रश्न हो चुके हैं और उस आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जिसमें है पहला प्रश्न है, कुड़ाल गीत के रचनाकार कौन है। कुड़ाल गीत रचना है, पूछा है कि इसके रचनाकार कौन कौन है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जयशंकर प्रसाद है, सियाराम सरल गुप्त है और है मैथिली सरल गुप्त। आंसर हो जाएगा डी सही, यानी कि मैथिली सरल गुप्त। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। वीडियो थोड़ा सा आप लोग जब अपना वीडियो को देखें तो इसकी अपनी क्वालिटी बढ़ा लें अपने फ़ोन की, उससे आपका प्रश्न बहुत अच्छा सा आएगा। और अभी हमारे यहाँ नेट स्लो है तो इस वजह से ठीक सा नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा के विकास क्रम में और 1936 से लेकर के 1943 के बीच का जो विकसित समय प्रवृत्ति है उसे क्या कहा गया है। जो 1936 के से लेकर के 1943 के बीच में जो समय काल रहा है उस समय काल को बताना है, क्या कहा है, उस समय काल का क्या नाम है। अच्छा, हमने ये वाला नहीं बताया है। हाँ सॉरी, एक प्रश्न ऊपर छूट गया है। प्रश्न है 81। प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा का गौरव ग्रंथ है। छायावाद का माना जाता है सबसे बेस्ट ग्रंथ यानी कि गौरव ग्रंथ कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका भी सही, कामायनी। कामायनी सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है छायावाद में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हिंदी काव्य की आधुनिक काव्यधारा के विकास क्रम में 1936 से लेकर के 1943 के बीच के जो समय काल रहा है, विकसित प्रवृत्ति है, उसका बताना है क्या है, कौन सी प्रवृत्ति है। ऑप्शन है छायावाद है, हालावाद है, प्रगतिवाद है या फिर है प्रयोगवाद। तो आंसर हो जाएगा इसका 36 के बाद जो चला है वो चला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय काल रहा 1936 से लेकर के 1943 तक। उसके बाद आया है प्रयोगवाद और आधुनिक काल में। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो बताना है। रोमानियत से युक्त है क्या नई कविता। ऑप्शन है बिंब विधान से युक्त है, बोलचाल की शब्दावली से युक्त है या फिर है अलंकारिक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, बिंब विधान युक्त जो रचनाएं नई कविता में लिखी गई हैं, बिंब विधान पूर्व रचनाएं लिखी गई हैं। बिंब विधान इन रचनाओं का मेन विशेषता रही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का संपादन किस वर्ष हुआ है। ऑप्शन है 1952 है, 1953 है, 1954 है, 1955 है। तो नई कविता का जो समय काल है वो है 1954। नई कविता का समय काल 1954 रहा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय रही है। यानी कि नई कहानी का जो प्रकाशन रहा है वो सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा है इस नई कहानी को प्रकाशित करने में, संपादकीय भूमिका किसकी ज़्यादा रही है। ऑप्शन है श्रीपत राय की रही है, भैरव प्रसाद गुप्त की रही है, कमलेश्वर की है या फिर है मोहन राकेश की। तो आंसर हो जाएगा इसमें भैरव प्रसाद। हालांकि में नई कहानी में कमलेश्वर, मोहन राकेश भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन काम मिलता है भैरव प्रसाद का है। तो आंसर भैरव प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। यानी कि नई कहानी है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा विकसित रही है। ऑप्शन है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में या फिर महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या फिर राजनीतिक मोहभंग का चित्रण। तो आंसर हो जाएगा इसका
ए सही, बदलते सामाजिक पारिवारिक जो रिश्तों के चित्रण में इसकी विशेष भूमिका रही है नई कहानी की। बहुत ही उपलब्धि इसमें हासिल की है क्योंकि पारिवारिक कहानियाँ बहुत ज़्यादा चली हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 87। ऑप्शन है लकड़भग्गा हंस रहा है किस विधा की रचना है। लकड़भग्गा हंस रहा है किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी है, कविता है, उपन्यास है और है नाटक। तो आंसर हो जाएगा इसका कविता। ये चंद्रकांता देवताले की महत्वपूर्ण रचना है लकड़भग्गा हंस रहा है, और ये कविता है। इसके साथ ही हम देखेंगे दूसरा, सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है। सज्जाद संबुल, ठीक है। ऑप्शन है खंड काव्य है, चंपू काव्य है, नाटक है या फिर है नाट्य काव्य। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, नाटक है संबुल, सज्जाद संबुल। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 89, अंधा युग की विधा है, कौन सी विधा है। ऑप्शन है काव्य नाटक है, दीर्घ नाटक है या फिर कथा काव्य है, खंड काव्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, अंधा युग धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये एक काव्य नाटक है अंधा युग। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है सठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण है। बताना है कि जो सठोत्री कविता का जो पतन हुआ वो किस वजह से हुआ, निषेधात्मकता का मेन कारण क्या है। ऑप्शन है राजनीतिक दबाव का मूलहीन राजनीतिक दबाव और मूलहीनता, सपाट बयानबाजी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता या फिर है पराजय भावना की नैराश्यता। तो आंसर हो जाएगा इसका सपाट बयानबाजी और बड़बोलापन इस कविता का जो ज़्यादा इसका निषेधात्मकता यानी कि पतन का कारण बना है, क्योंकि उलझुल जुलूल बोलने और लिखने में साहित्य नहीं संभलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 91, स्वतंत्रोत्तर नाटक की प्रमुख विशेषता है यथार्थपरक बौद्धिकता है, प्रेम की भावुकता तथा मानवीय संवेदना है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रित विकास है या फिर जीवन की विषमताओं का चित्रण। ये प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा जीवन की विषमताओं का चित्रण है। स्वतंत्रोत्तर नाटक जो लिखे गए हैं उनमें प्रमुख विशेषता रही है जीवन की विषमताओं का चित्रण किया है इन नाटकों में। इसके बाद हम देखेंगे तार सप्तक के नाम से प्रयोगवाद की कविताओं के संग्रह की संख्या कितनी है, यानी कि प्रयोगवाद कितने बने, यानी कि प्रयोगवाद के कितने भाग रहे हैं। ऑप्शन है 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, 4 प्रयोगवाद मोस्टली अभी तक देखने को मिले हैं। पहला जिसका 43 में प्रकाशन हुआ है, दूसरा उसका फिर 69 में हुआ है, 71 में हुआ है, 51 में हुआ है। इस प्रकार से ये 4 इसके समय काल हैं। ऑप्शन है एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं या फिर हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आंसर हो जाएगा बी सही, माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है बरवे नाई का भेद
का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीम है, रसलीन है, बिहारी है और है मतिराम। तो आंसर हो जाएगा इसका ये सही, रहीम की प्रमुख रचना है बरवे नायिका भेद। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? लक्षण ग्रंथ किस कवि ने नहीं लिखे? ऑप्शन है देव, निराला, भूषण और बिहारी। ये प्रकार प्रमुख नाम है। तो आंसर हो जाएगा इसका बिहारी। बिहारी को लक्षण ग्रंथों की पहचान तो थी, लेकिन इन्होंने अपने साहित्य में लक्षण ग्रंथों का प्रयोग नहीं किया है। और तो आंसर हो जाएगा ए सही, वो सॉरी डी सही, बिहारी। इसके बाद हम देखेंगे सीलमती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है सेतुबंधु, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जो इनका महत्वपूर्ण रचना है सुरेंद्र वर्मा की, उसकी एक प्रमुख पात्र है जिसका नाम है सीलवती। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है रात का रिपोर्टर और विषाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, पश्यंती। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बाबरा अहेरी और है जयदौल। तो आंसर हो जाएगा इसका एक बूंद सहसा उछली। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 2 नेक्स्ट, और प्रश्न नंबर है 99। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? ये बताना है कि कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर के द्वारा लिखित है। ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो आंसर जो हो जाएगा इसका है डी सही, एक पीली शाम। शमशेर बहादुर की रचना है, बाकी ये इनकी रचना नहीं है। पीली छतरी वाली, पीली रात, पीली आंधी, ये इनकी नहीं है। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रपद्धवाद किसका पर्याय है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है प्रपद्धवाद, और पूछा है कि किसका पर्याय है। ऑप्शन है नई कविता का है, नकीनवाद का है, अकविता का है, प्रयोगवाद का है। तो आंसर होगा इसका बी सही, नकेनवाद इसका 3 कवियों से मिलकर जो समूह बना है उनके नाम से इनका जो नाम पड़ा है इस वाद का वो है नकीनवाद। इनमें है केसरी कुमार, नकेनवाद। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस रचना है कटरा बी आरजू। ऑप्शन है असगर की है, असगर बजाहत की है, गुलशेख खां सानी की है, राही मासूम रजा की है या फिर बिस्मिल्लाह खां की। तो आंसर हो जाएगा इसका राही मासूम रजा। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है ये बताना है। ऑप्शन है
मीराकांत का है, मृणाल पांडे का है, त्रिपुरारी शर्मा का है, कुसुम कुमार का है। तो आंसर जो होगा वो होगा इसका ए सही। मीराकांत के द्वारा ये महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है नेपथ्य राग। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर है 103। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु का केंद्र है। मतलब जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक रचना लिखी गई जिसका नाम है प्रलय की छाया। उसका जो केंद्र है, विषय वस्तु का केंद्र है, वो बताना है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप का पराभव, या फिर पद्मिनी का अग्निदाह, जय प्रलय, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। रानी कमलावती का जो मानसिक द्वंद्व है उसी की वजह से उसी का विषय वस्तु बनाई गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रलय की छाया में। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर है 104 और प्रश्न है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। यानी कि जो रचनाएं दी हैं उनका प्रकाशन वर्ष बताना है क्रम से। ऑप्शन है ग्रंथि है, गुंजन है। तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे। पहला है वीणा, यानी कि दूसरा है ग्रंथि, तीसरा है पल्लव, चौथा है गुंजन। तो आंसर हो जाएगा बी सही। बी सही। वीणा की जो समय काल है वो है 1918 ईस्वी। ग्रंथि का समय काल है 1920। पल्लव का है 1926 और गुंजन का है 1932। इस प्रकार से हम इनका क्रम देख सकते हैं। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं निराला की हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है प्रकाशन का सही क्रम बताना है। इनका भी प्रकाशन का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आती है बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा आता है चारचंदू, तीसरा नंबर पे आती है पुनर्वा और लास्ट में आता है अनामदास का पौधा। और इसका जो क्रम है वो इनकी डेट है वो भी देखेंगे एक बार। बाणभट्ट की आत्मकथा जो लिखा गया है वो 1936 में 46 में लिखा गया है। चारूचंद्र जो लिखा है वो 63 में लिखा है, 1963 की रचना है। और पुनर्वा जो लिखा है इन्होंने वो लिखी है 73 यानी कि 73 में। अनामदास का पोता है 1976 यानी कि 1976। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रचनाओं का क्रम है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम आपके लिए और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे एक बात बताना चाहूँगी। अब लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ और लाइव क्लास मैं सोच रही हूँ कि लोगों को जैसे ही पता चलता है उसके बाद मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी। और लाइव क्लास का समय जो रहेगा लगभग 12 के बाद रहेगा, 12 से लेकर के 1 या 1:30 तक रहेगा। तो जो भी लोग लाइव क्लास इस टाइम होना चाहते हैं तो सभी से निवेदन करूंगी एक लाइक या कमेंट ज़रूर कर दें जिससे कि मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ। तो थैंक यू।